आज जालंधर में नशे के खिलाफ रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने उड़ता पंजाब पर चल रही राजनीति के लिए बीजेपी और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज यहाँ पे पिक्चर बैन हो रही है, उड़ता पंजाब को बैन किया जा रहा है। आज भी वो उस सच्चाई को नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि उस सच्चाई से उनका फायदा हो रहा है। प्रहलाद निहलानी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन बोर्ड में जो है लिखा हुआ उसका फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर प्रहलाद निहलानी ब्यूटीफुली अपना रोल अदा कर रहे हैं तो डोंट शूट द मैसेंजर इफ यू डोंट लाइक द मैसेज। इससे पहले सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद निहलानी ने बताया कि फिल्म को 13 कट और कुछ गंदे शब्दों को हटाकर ए सर्टिफिकेट दिया गया है। पंजाब में नशे की समस्या पर आधारित फिल्म है उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में शाहिद कपूर के अलावा करीना कपूर और आलिया भट्ट भी हैं। फिल्म उड़ता पंजाब 17 जून को रिलीज होनी है। सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म के 89 सीन्स और पंजाब का जिक्र पूरी तरह हटाने को कहा था। इसके खिलाफ फिल्म निर्माता विकास बहल और अनुराग कश्यप ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जी न्यूज पर यूपी के कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबर दिखाए जाने के बाद मामले पर सियासत तेज हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव देखते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्र ने यूपी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। वहीं हिंदू पीड़ित परिवारों ने यूपी सरकार की ओर से बनाई गई जांच टीम पर सवाल उठाए हैं। अरे मैं चाहता हूं कि भाई वो बात साफ आए, और क्योंकि चुनाव करीब है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो हमारे तमाम कामों को छिपाना चाहते हैं। इसी को अगर अपने ही देश में पलायन करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत भी नहीं है। जाने करेंगे जो जमीन 5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए बीघा देकर जाने लग रहे हैं, यहाँ से पलायन तो सबकी हो रही है। यूपी सरकार की ओर से बनाई गई 4 टीम कैराना से पलायन करने वाले लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। जांच टीम ने रोजगार को पलायन की वजह बताया। टीम ने 150 से ज्यादा परिवारों की वेरिफिकेशन का दावा किया है। कैराना से अब तक 346 हिंदू परिवार रंगदारी और गुंडागर्दी की वजह से पलायन कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में कैराना में 30% हिंदू थे और अब कैराना में सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। कैराना में हिंदुओं के पलायन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्तों में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इलाहाबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी कैराना का मुद्दा उठा। बीजेपी की टीम 15 जून को कैराना का दौरा करेगी। जवाहर बाग में हिंसा के बाद आज पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मथुरा पहुंचे। अखिलेश यादव ने हिंसा में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। अखिलेश ने शहीद के परिवार को 50 लाख की मदद का चेक और मुकुल द्विवेदी की पत्नी को डिप्टी एसपी पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। इनके इस दुख में हम उनके साथ हैं। जो सहयोग चाहेंगे और जो कुछ सरकार के माध्यम से हो सकता है, सरकार उनके परिवार का सहयोग जरूर करेगा। मैं समझता हूँ जो बिंदु आने होंगे सब जांच में आएंगे, और कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मथुरा के जवाहर बाग में करीब 2 साल से उपद्रवियों ने अवैध कब्जा कर रखा था। 2 जून को पुलिस जवाहर बाग में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। उपद्रवियों ने हमला कर दिया। हमले में एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव शहीद हो गए। 27 उपद्रवी मारे गए। हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में जवाहर बाग को खाली कराने का आदेश भी दिया था। अखिलेश सरकार ने मथुरा हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा मामले की जांच कर रहे हैं। इलाहाबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए। बैठक के दौरान अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर फोकस रहने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज शाम यूपी के सांसदों से मुलाकात भी करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। बैठक के लिए पहुंचे बीजेपी नेताओं ने संगम में जाकर डुबकी लगाई। संगम घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पहली बार इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। कार्यकारिणी में करीब 330 सदस्य बैठक में शामिल होंगे।
बैठक में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी शासित सभी 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और विदेश मामलों पर प्रस्ताव पास होंगे। यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। बिहार के इम्तिहान में फर्जीवाड़े की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी और पूर्व जेडीयू विधायक डॉक्टर उषा सिन्हा की डिग्री भी जांच के दायरे में है। 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर उषा ने हलफनामे में जो जानकारी दी, उसके मुताबिक उन्होंने महज 8 साल की उम्र में मैट्रिक और 10 साल की उम्र में इंटर पास कर लिया। साथ ही 12 साल में बीए और 13 साल की उम्र में बीएड भी कर लिया। इससे पहले 11 जून को हाजीपुर के विशुन राय कॉलेज के प्रिंसिपल और पूरे फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड बच्चा राय को गिरफ्तार किया गया था। अगली गिरफ्तारी लालकेश्वर प्रसाद सिंह की हो सकती है, जो फिलहाल फरार है। एग्जाम में फर्जीवाड़े का पता तब चला जब 12वीं में आर्ट्स की टॉपर रूबी रॉय ने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस कहा था। साइंस के टॉपर सौरभ कुमार को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर नहीं पता था। रूबी और सौरभ विशुन राय कॉलेज के छात्र हैं। इस कॉलेज को बिहार सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। फर्जीवाड़े के मामले में रूबी राय, सौरभ कुमार और शालिनी राय समेत 4 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आर्ट्स टॉपर रूबी राय दोबारा टेस्ट में शामिल होने के लिए 2 मौके उन्हें दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक वो नहीं पहुंची। एक और मौका 25 जून को दिया जाएगा। दिल्ली में आज बीजेपी ने टैंकर घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आज बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा के बाहर पहुंचे। आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। दिल्ली की सरकार दिल्ली की बात नहीं कर रही, बाहर की बात कर रही है। इसलिए उनको बात याद दिलाने के लिए है कि आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, लेकिन आज आप भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। टैंकर घोटाले को लेकर बीजेपी कल से एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाने वाली है, जिसमें लोगों को इस घोटाले के बारे में बताया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपेगी और मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगी। दिल्ली में लाखों लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तैयार करके अगले कुछ दिनों में उसको राष्ट्रपति को देकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले हैं। दिसंबर 2011 में दिल्ली जल बोर्ड ने 3 कंपनियों को 385 टैंकर सप्लाई करने का ठेका दिया था। आरोपों के मुताबिक जो काम 200 करोड़ रुपए में हो सकता था, उसके लिए तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने 600 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने टैंकर घोटाले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट को दबाए बैठी है। राजस्थान में जोधपुर के पास भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-27 क्रैश हो गया। पायलट ने समय रहते कूदकर जान बचा ली। आज सुबह MiG-27 ने जोधपुर एयरबेस से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। पायलट ने आबादी से दूर विमान को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन सुबह 11:32 पर विमान रनवे से करीब 5 किलोमीटर दूर महावीर नगर इलाके में एक घर के पास क्रैश हो गया। हादसे में 2 घरों को नुकसान पहुंचा है। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। रूस में बना MiG-27 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे पुराना लड़ाकू विमान है। वायुसेना ने अगले 2 से 3 वर्षों में MiG-27 को बेड़े से हटाने की योजना तैयार की है। फिलहाल अपग्रेड किए गए MiG-27 विमानों का ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2001 से अब तक 13 से ज्यादा MiG-27 विमान क्रैश हो चुके हैं। 16 फरवरी 2015 को सिलीगुड़ी में MiG-27 क्रैश होने के बाद वायुसेना ने 150 से ज्यादा MiG-27 विमानों के बेड़े को अपग्रेड किए बिना नहीं उड़ाने का फैसला लिया था। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर जानलेवा बन गया। जनकपुरी में एक होंडा सिटी कार ने 3 लोगों को कुचल दिया, 2 की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब 3 लोग जनकपुरी इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने तीनों को कुचल दिया। हादसे में 67 साल के अश्विनी और 39 साल के कामेश्वर की मौत हो गई। संतोष नाम का शख्स घायल हो गया। हादसे के बाद कार चला रहे 22 साल के ऋषभ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे
पूछताछ कर रही है। मेडिकल में ये सामने आया है कि आरोपी नशे की हालत में था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कितना शराब कंज्यूम किया था। पीछे से कोई कार ने आके ये होंडा सिटी वाले ने मार दिया उन्हें, और इतने जबरदस्त मारा कि जाके वो दीवार पे जाके उनका सर लगा और स्पॉट ही वहीं डेथ कर गए। 2015 में सड़क हादसों पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 230 सेकंड में एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हुई। 2015 में सड़क हादसों में 1,46,133 लोग मारे गए। 2015 में हर रोज 1,374 सड़क हादसे हुए, जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ मई 2015 में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 14,000 लोगों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक 77% से ज्यादा सड़क हादसे ड्राइवरों की गलती की वजह से हुए। कार चला रहा 22 साल का ऋषभ बीबीए का छात्र है और हादसे के वक्त वो नशे में था। आईआईटी जेईई के एडवांस एग्जाम में टॉप 20 में आने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक ने छात्र को BMW कार तोहफे में दे दी। राजस्थान के सीकर में कोचिंग सेंटर के मालिक ने छात्रों से आईआईटी एग्जाम में टॉप 20 में जगह बनाने पर कीमती तोहफा देने का ऐलान किया था। तन्मय शेखावत ने आईआईटी के नतीजों में 11वीं रैंक हासिल की। टीचर ने कामयाबी से खुश होकर अपनी BMW कार की चाबी तन्मय को सौंप दी। बस टीचर सपोर्टिव थे काफी, इसका टीचर से बनती भी ऐसा अच्छी थी, इसका पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आता है। मैं इसने साबित करके दिखाया, और चूंकि मैं वचनबद्ध था तो समर्पण इंस्टीट्यूट अपने वचन के मुताबिक जो BMW कार है एक लाल कलर की छोटी सी, वो मैं तन्मय शेखावत को देने की घोषणा करता हूँ। आईआईटी में दाखिले के लिए होने वाली एंट्रेंस परीक्षा जेईई एडवांस्ड के नतीजों का रविवार को ऐलान किया गया। आईआईटी जेईई की परीक्षा में 1,55,948 छात्र शामिल हुए थे। 36,566 स्टूडेंट्स ने परीक्षा में क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने वालों में 31,996 छात्र और 4,570 छात्राएं हैं। जयपुर के अमन बंसल ने एग्जाम में टॉप किया है। राजस्थान के ही कोटा की रिया सिंह लड़कियों में टॉपर बनी है।